नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और हम टॉपिक पढ़ रहे थे पाचन की क्रियाविधि। तो पिछली क्लास थी, उसके अंदर हमने पाचन की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करी थी। उसके अंदर हमने ये बताया कि पाचन दो प्रकार से संपन्न होता है। जो क्रियाविधि होती है वह दो प्रकार से संपन्न होती है। पहला हमने ये बताया था कि जो पाचन की क्रियाविधि है उसका जो पहला प्रोसेस है वह है यांत्रिक पाचन, और जो दूसरा जो तरीका बताया था वह था रासायनिक पाचन। कौन कौन से हो गए? यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। इसके अंतर्गत हमने बताया था कि ये जो क्रिया होती है वो मुख गुहा में संपन्न होती है, और इसमें जो दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या हो जाता है? भोजन को सबसे पहले क्या किया जाता है? भोजन को चबाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? एंजाइमों की सहायता से इसे तरल में बदला जाता है। तरल में बदला जाता है, ठीक है। तरल में बदलने के बाद इस भाग को हम क्या करते हैं? इस भोजन को जो अब इसको बोलस कहा जाता है, और बोलस को बाद में क्या किया जाता है? निगला जाता है। तो इसके बाद में निगलने की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? निगलने की क्रिया होती है। और अंत में निगलने के पश्चात उसको हम क्या करते हैं? क्रमाकुंचन गति के द्वारा क्रमानुकुंचन की गति के द्वारा भोजन को आगे बाद में कहाँ भेज दिया जाता है? आमाशय के अंदर भेज दिया जाता है। तो यांत्रिक पाचन के अंतर्गत हमने यह बताया था कि भोजन को इसमें चबाया जाता है, फिर एंजाइमों की सहायता से उसको तरल में बदला जाता है। तत्पश्चात उसको, इस भोजन को हमने क्या कहा था? बोलस कहा था। इस बोलस को निगलने की क्रिया होती है जो ग्रसनी ग्रसिका से होते हुए अंत में आमाशय के अंदर चला जाता है, और बाद में इसके अंदर जो ग्रसिका होती है उसके अंदर क्रमानुकुंचन की गति होती है, और तत्पश्चात इसको आमाशय के अंदर भेज दिया जाता है। इस प्रकार यांत्रिक पाचन होता है। इसी प्रकार हमने बात करी थी रासायनिक पाचन जो होता है वह मुख गुहा में भी संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है? मुख गुहा में संपन्न होता है। इसके अलावा हमने ये बताया कि आमाशय के अंदर भी क्या होता है? आमाशय के अंदर भी पाचन होता है। इसके बाद हमने ये भी कहा था कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के अंदर भी क्या होता है? पाचन होता है। ध्यान कर लीजिए, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, ये ध्यान रखना। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में अवशोषण होता है। मुख गुहा के अंदर आपको पता ही है, मुख गुहा के अंदर लाइसोजाइम एवं टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं जो रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि आमाशय के अंदर HCl पाया जाता है, पेप्सिनोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेप्सिनोजन पाया जाता है। इसके अलावा प्रोरेनिन भी पाया जाता है, ठीक है। छोटी आंत के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जो ये आमाशय में जो अम्लीय भोजन आया, ये अम्लीय भोजन हो गया। उसके अलावा अग्नाशय रस, आंतरीय रस और पित्त आदि को इसके अंदर मिक्स किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए, ये आपका पूरा एक हो गया यांत्रिक पाचन की प्रक्रिया होगी, ये होगी आपके रासायनिक पाचन की। एक बार इसको वापस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है। इसको उतार लीजिए, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमने पाचन की कार्यकी का टॉपिक शुरू किया था, इसको भी शॉर्टली आपको वापस बता देता हूँ एक बार का। हमने इसके बाद में टॉपिक शुरू किया था पाचन की कार्यकी, ये इसी का भाग है। पाचन की कार्यकी का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने ये बताया था कि पाचन की कार्यकी के अंदर को टोटल 5 विधियां पाई जाती है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, ठीक है। पहली विधि कौन सी थी? अंतर्ग्रहण। वापस लिख देता हूँ एक बार का। पहली विधि थी अंतर्ग्रहण। दूसरा था भोजन का पाचन। तीसरी विधि था पचित भोजन का अवशोषण। उसके बाद था स्वांगीकरण, और 5वीं विधि थी वह थी बहिक्षेपण। तो
तो इन 5 विधि को वर्बली मैंने आपको समझा दिया था। यह अंतर्ग्रहण के अंदर क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, अर्थात तोड़ने के बाद उसको शरीर के अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे भोजन का पाचन। भोजन का जो पाचन होता है वह 3 स्टेप में होता है। पहला होता है मुख गुहा में पाचन, ठीक है। दूसरा होता है आमाशय में पाचन, और जो तीसरा होता है वह होता है छोटी आंत में पाचन। मैंने आपको पहले बता दिया कि बड़ी आंत के अंदर पाचन नहीं होता है, छोटी आंत में पाचन। ये 3 क्रियाविधि है। इसमें से मुख गुहा का जो पाचन था वो तो हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ लिया था। उसमें हमने ये भी बताया था कि मुख गुहा के अंदर क्या होता है कि पहले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसके अंदर लार मिलाई जाती है। लार के अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो होता है लाइसोजाइम, ठीक है, जो क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा था वह था टाइलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमाइलेज भी बोलते हैं। तो ये टाइलिन या एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, यह स्टार्च को माल्टोज एवं डेक्स्ट्रीन के अंदर तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन के अंदर तोड़ देता है। यहाँ पे विशेष ध्यान देने की बात यह है कि मुख गुहा के अंदर 100% स्टार्च का अवशोषण पाचन होता है, वो नहीं होता है। मुख गुहा में केवल 30% स्टार्च का ही पाचन होता है। 30% स्टार्च का पाचन होता है। मुख गुहा में कितना होता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में सवाल आए तो मुख गुहा में 30% स्टार्च का ही पाचन होता है। शेष भाग आमाशय और छोटी आंत के अंदर हो सकता है। तो ये मुख गुहा का पाचन हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आमाशय में पाचन। ये वैसे आगे की क्लास में होगा, आज तो ये पॉसिबल नहीं है। आज हम आमाशय में पाचन और छोटी आंत में जो पाचन है उसको क्लियर करेंगे। उतार लीजिए एक बार, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुख गुहा में पाचन हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन, देखिए आमाशय के अंदर क्या होता है कि जो मुख गुहा से जो भोजन आया उस भोजन को हमने क्या बोला था, बोलस बोला था। वह क्रमाकुंचन गति करता हुआ ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पे आ जाता है, हमारे मनुष्य के आमाशय के अंदर प्रवेश करता है। अब आमाशय के अंदर जी सेल्स पाई जाती है जो गैस्ट्रिक हार्मोन का निर्माण करती है, ठीक है। इन गैस्ट्रिक हार्मोन के आगे द्वारा जठर रसों पर नियंत्रण किया जाता है। तत्पश्चात यहाँ पे जठर जूस या गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं आदि का नियंत्रण होता है, ठीक है। ये टॉपिक अब अपन शुरू करते हैं। एक छोटा सा मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ, उसको आप ध्यान से देखना और समझना। जैसा कि आपको बताया था कि अब आमाशय में जो पाचन होता है वह किस प्रकार से होता है। तो आमाशय के अंदर भी आपको बता दिया था कि जो मुख गुहा से जो भोजन के अंदर लार मिलाई गई थी उस भोजन को हमने क्या कहा था, बोलस। वह बोलस या निवाला, बोलस को हिंदी में बोलते हैं निवाला। वह निवाला जो क्रमाकुंचन गति करते हुए हमारे ग्रसिका से होता हुआ आमाशय के अंदर प्रवेश करता है। तो क्रमाकुंचन गति के द्वारा बोलस क्या करता है, आमाशय के अंदर प्रवेश करता है। आमाशय में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर उपस्थित जी सेल्स के द्वारा अर्थात जी कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्तर होता है। आगे समझ में, क्रमाकुंचन गति के द्वारा जो बोलस होता है वह आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में प्रवेश करने के बाद जो जी कोशिकाएं होती है वह जी कोशिकाएं क्या करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रवण किसके द्वारा होता है, जी कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। तत्पश्चात ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वह क्या करता है, जठर ग्रंथियों पर क्रिया करता है। अर्थात जो जठर ग्रंथियां होती है उनके ऊपर इन्होंने कुछ रिएक्शंस करी, उनके ऊपर कुछ क्रिया करी, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो जठर रस होता है, जठर रस के रूप में आप पेप्सिनोजन, HCl और प्रोरेनिन के बारे में बात कर सकते हैं। HCl एक तरह का क्या है, जठर रस है।
तो जठर ग्रंथियों पर क्रिया करने के फलस्वरूप जो जठर रस होता है या जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका क्या होता है, स्त्रवण होता है। और इस क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है, हार्मोन, तंत्रिका और कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं वो इस पर कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार लास्ट में HCl, पेप्सिनोजन और जठरीय लाइपेज आदि श्लेष्मा इस जठर रस के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। तो अभी जो मैं आपको वर्णन लिखाने जा रहा हूँ उसका शॉर्ट का एक जो चार्ट, उस चार्ट को आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इजी तरीके से ये आपको समझाया हुआ है, इसकी की पूरी लैंग्वेज भी आपको लिखवाई जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नोट्स के तौर पर लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मुख्य गुहा से जो बोलस होता है वह क्रमानुकुंचन गति करते हुए कहाँ आ जाता है, क्रमानुकुंचन गति करते हुए बोलस कहाँ पे आ जाता है, आमाशय में प्रवेश करता है। आगे बात समझ में, कहाँ प्रवेश करता है, आमाशय में प्रवेश करता है। आई थिंक ये पॉइंट यहाँ तक का क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, आमाशय में स्थित जी सेल्स के द्वारा। अगला पॉइंट हो गया, आमाशय में स्थित जी सेल्स के द्वारा। अब आप बताइए क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी सेल्स के द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। किसका, गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या होता है, स्त्रवण होता है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये वाला हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, आमाशय में स्थित जी सेल्स के द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखना है कि ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वह क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जठर ग्रंथियों पर क्या करता है, क्रिया करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जठर ग्रंथियों पर क्रिया करता है। तो ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन का निर्माण उसने क्या किया, जठर ग्रंथियों पर क्रिया की। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं, तो जठर ग्रंथि जब इन पर क्रिया करती है तो जो जठर रस होता है, ठीक है, क्रिया के पश्चात क्या होता है, जठर रस होता है वह, या जठर रस का दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का अब क्या होता है, स्त्रवण होता है। अब जठर रस के रूप में अपन क्या लिख सकते हैं, HCl को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जठर रस का स्त्रवण होता है। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अब पांचवा देखिए, नियंत्रण। तो अब इन पर जो नियंत्रण का जो कार्य होता है, नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण का जो कार्य है कुछ हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, जठर रस पर नियंत्रण कौन करता है, कुछ हार्मोन्स करते हैं, कुछ तंत्रिकाएं करती है और कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, इस जठर रस पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। ठीक है, हार्मोन तंत्रिका कुछ रासायनिक पदार्थ इस पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और लास्ट में है HCl, पेप्सिनोजन, जठरीय लाइपेज, श्लेष्मा। ये सब क्या है, जठर रस के रूप में, जठर रस के रूप में यहाँ पे क्या क्या स्थित होते हैं। जठर रस के रूप में आप देख सकते हो यहाँ पे HCl, पेप्सिनोजन, ठीक है, और जठरीय लाइपेज और श्लेष्मा स्थित होती है। तो बेटा देखिए, यदि आपको ये चार्ट याद हो गया, इस चार्ट के द्वारा इसका पूरा वर्णन को समझ सकते हो। शॉर्ट में मैं यहाँ से समझा रहा हूँ और आप इस चीज़ को इसके साथ साथ वहाँ पे भी समझने की कोशिश करिए कि जो मुख्य गुहा के अंदर जो भोजन होता है उसको हम बोलस कहते हैं। बोलस बाद में क्रमाकुंचन गति करता हुआ कहाँ प्रवेश करता है, आमाशय में प्रवेश करता है। ये लाइन लिखी हुई है। अब आमाशय में स्थित जो जी सेल्स होती है वह क्या करती है, जी सेल्स क्या करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। अब जब गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रवण हो जाता है तो वह गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जठर ग्रंथियों पर
क्रिया करती है। वो क्रिया करने के पश्चात जो जठरस होता है वह क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का स्त्रवण करता है। और इस क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है, कुछ हार्मोन्स करते हैं, तंत्रिका करते हैं और कुछ रासायनिक पदार्थ करते हैं। और जठर रस के रूप में HCl, पेप्सिनोजन, जठरीय लाइपेज आदि श्लेष्मा उपस्थित होती है। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम HCl के बारे में बात करेंगे, पेप्सिनोजन के बारे में बात करेंगे, जठरीय लाइपेज आदि के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है कौन सा दे रखा है यहाँ पे, HCl। तो आइए चर्चा करते हैं HCl के बारे में। देखिए जो पहले के वीडियो थे या पहला या दूसरा जो वीडियो था उसके अंदर भी हमने बताया कि आमाशय के अंदर क्या होता है, HCl का स्त्रवण होता है। और इस HCl का स्त्रवण काम कौन करता है, इस HCl का स्त्रवण का जो कार्य है वह कौन करता है, या तो पेराइटल सेल्स, इसी का दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक या ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। हिंदी में इसको अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं। तो सवाल ये बनता है, काफ़ी बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि HCl का स्त्रवण कौन करता है, पेराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या अम्लजन कोशिकाएं। अच्छा, एक टॉपिक भूल गया था, वो मेरे को अब याद आया। जो अभी अपन ने गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात करी, वापस थोड़ा पहले वाले टॉपिक में जा रहे हैं। जो अपन ने अभी बात करी थी गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो देखिए आप लोगों ने कई बार देखा, जब अपन होटल्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो स्टार्टर के रूप में अपने को सूप दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरह का सूप हुआ, इसी प्रकार अल्कोहलिक पदार्थ हुआ, ये सब क्या होते हैं, एक तरह से गैस्ट्रिक जूस हुआ। ये सब क्या करते हैं, भोजन को मतलब हमें भूख के लिए प्रेरित करते हैं। सूप हुआ, अल्कोहल हुआ, इसी प्रकार जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये क्या करता है, हमें भोजन करने के लिए प्रेरित करता है, हमारी भूख की इच्छा को जागृत करता है। इसीलिए होटल्स के अंदर क्या होता है, जानबूझ के सूप परोसा जाता है ताकि आपकी भूख बढ़े। वापस अब आते हैं HCl के अंदर। तो HCl का स्त्रवण किनके द्वारा होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं HCl की pH क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है। HCl की जो pH होती है जनरली 1.8 होती है। आगे बात समझ में, तो जब इसकी pH 1.8 होगी तो ये क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, अर्थात ये माध्यम को क्या कर देगा, अम्लीय कर देगा। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि आमाशय का माध्यम किस प्रकार का होता है, तो आमाशय का जो माध्यम होता है वह क्या होता है, एसिडिक या अम्लीय होता है। आगे बात समझ में, HCl के कारण आमाशय का जो माध्यम होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि HCl के कार्य क्या है, तो HCl के कार्य के बारे में आपको तो बता ही है। पहला इसका होता है माध्यम को अम्लीय करना, अभी हमने आपको बता दिया। इसका कार्य क्या होता है, माध्यम को क्या करना, अम्लीय करना, ठीक है। दूसरा कार्य इसका, एक और कार्य होता है, वह होता है जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये क्या करता है, जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। तो नष्ट करता है तो भोजन को, तो क्या होता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। तीसरा होता है टाइलिन की क्रिया को रोकना, टाइलिन की क्रिया को रोकना। तो ये अपन ने इसके 3 कार्य कर लिए। चौथा कार्य भी एक और याद आ गया है। चौथा कार्य होता है सरल अणुओं में तोड़ना, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। ये कार्य किसका होता है,
यह कार्य होता है HCl का। वापस शॉर्ट में समझ लीजिए कि HCl का जो स्त्रवण होता है वो कौन करता है? पेरिटल कोशिकाएं, जिन्हें ऑक्जेंटिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको अम्लजन कोशिकाएं भी कहा जाता है। आगे बात समझ में। आप पूछते हैं कि HCl की pH कितनी होती है? HCl की pH 1.8, आप अमूमन 1 से 2 लिखी जाती है, इसकी जो एक्चुअल है वो 1.8 होती है। और इसके कारण ये क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और HCl कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। तो सवाल पूछा जाता है कि आमाशय का माध्यम किस प्रकार का होता है? वो क्या लिखोगे? अम्लीय माध्यम होता है। इसी का प्रकार पूछा जाए कि आमाशय के कार्य क्या होते हैं, सॉरी HCl के कार्य क्या होते हैं, तो पहला कार्य आपको पता है कि आमाशय के माध्यम को क्या रखता है? अम्लीय रखता है, चूंकि इसकी pH कितनी है? 1.8। अब इसका कारण पूछे अम्लीय होने का कारण क्या है? देखो HCl है जो है, अब ये HCl के इस माध्यम के अंदर जीवाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जीवाणु को ये नष्ट भी करता है इस अत्यधिक pH के कारण। इसके कारण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और जीवाणु जब नष्ट हो जाएंगे तो वो भोजन को सड़ने नहीं देता है, अर्थात भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य कौन करता है? HCl करता है। इसके अलावा टाइलिन की क्रिया को रोकना। तो मुख गुहा में जब भोजन होता है तो उस समय टाइलिन या एमाइलेज पाया जाता है, जो क्या करता है? भोजन का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। तो स्टार्च की जो पाचन की क्रिया होती है वो आमाशय में आने के बाद रुक जाती है, अर्थात टाइलिन की क्रिया को रोक देता है। इसी प्रकार भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य होता है। पाचन की परिभाषा क्या पढ़ी थी? जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो आमाशय में कुछ मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आमाशय में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। आमाशय में भोजन का पूर्णतः पाचन नहीं होता है, भोजन आगे जाकर छोटी आंत में और पचित होता है। लेकिन अधिकांश जो भाग होता है उसके जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च, माल्टोज आदि में तोड़ देता है। वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसी प्रकार प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने का जो कार्य तो पूर्ण रूप से संपन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार ये मैंने आपको HCl का कार्य, उसके pH और उसका स्तर बता दिया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं पेप्सिनोजन की। एक तो बात करेंगे पेप्सिनोजन की, उसके बाद में हम बात करेंगे प्रोरेनिन की और जठरीय लाइपेज की बात करेंगे। एक बार आप इसको उतारिए या आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, जो पेप्सिनोजन होता है वह निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। आइए बात करते हैं अब पेप्सिनोजन की। पेप्सिनोजन की बात कर लेते हैं। पेप्सिनोजन जो होता है वह आमाशय के अंदर क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, आमाशय के अंदर निष्क्रिय अवस्था में होता है। ठीक है, अब पेप्सिनोजन HCl क्या करता है? इसको HCl के साथ जब क्रिया होगी तो पेप्सिनोजन को वह क्या कर देता है? सक्रिय अवस्था में बदल देता है, और किसका निर्माण करता है? पेप्सिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पेप्सिन का निर्माण करता है। पेप्सिन क्या होता है? सक्रिय अवस्था होती है। वापस समझ लीजिए, लैंग्वेज लिखे तो जो आमाशय के अंदर जो HCl होता है वह HCl क्या करता है? HCl सामान्यतया जो पेप्सिनोजन होता है वह निष्क्रिय अवस्था में होता है। किस में होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है। HCl उसे सक्रिय अवस्था पेप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। ये समीकरण समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इस समीकरण को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देख लीजिए, पेप्सिनोजन है वो क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है। HCl क्या कर देता है? इस निष्क्रिय पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। अब ये जो पेप्सिन होता है इसका कार्य देखिए। जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को और पेप्टोन में बदल देता है। आगे बात समझे। अब देखिए, जो इसके अंदर अभी आप लोगों ने जस्ट अभी देखा है कि जो ये पेप्सिन बना, इस पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन का अपघटन कर देता है। तो ये प्रोटीन को, ये देखिए पेप्सिन था, सक्रिय पेप्सिन था।
ये प्रोटीन का अब अपघटन करके पॉलीपेप्टाइड कोमा प्रोटीओज व पेप्टोन में बदल देता है। इस प्रकार से ये क्रिया है वो पूर्ण होती है। ये एक प्रकार का प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। यदि आपसे बात की जाए कि पेप्सिन होता क्या है, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। इसके अलावा अब आगे और बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब आगे बात करते हैं स्तनधारियों में। स्तनधारियों में जो शिशु अवस्था में रेनिन होता है वह सक्रिय अवस्था में होता है। देखिए, पहले हमने बात कर ली थी पेप्सिनोजन की, वो भी एक प्रकार की प्रोटीन थी। अब हम दूसरी बात करते हैं प्रोरेनिन की। प्रोरेनिन क्या होता है? एक प्रकार का दुग्ध प्रोटीन पाचक एंजाइम, इसको हम दुग्ध प्रोटीन पाचक एंजाइम भी कहते हैं। देखिए, हम बात करते हैं रेनिन की। रेनिन जो होता है, जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके अंदर जो दूध का निर्माण होता है, तो जो शिशु अवस्था होती है उसके अंदर ये क्या होते हैं? सक्रिय अवस्था में होती है। आगे बात समझ में, रेनिन जो शिशु अवस्था में क्या होता है? सक्रिय अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, उसके अंदर ये क्या हो जाता है? निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है। तो रेनिन शिशु अवस्था में क्या होता है? सक्रिय, और वयस्क अवस्था में क्या हो जाता है? निष्क्रिय। तो निष्क्रिय होता है, इसका कोई कार्य नहीं है। लेकिन शिशु अवस्था में जब ये सक्रिय होता है तो ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है? दूध को दही के समान संरचना में बदल देना। तो सक्रिय अवस्था में आने के बाद ये क्या करता है? दूध को दही जैसी अवस्था में उसको बदल देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यह दूध का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं, और पाचन होने के बाद वह दूध है वो दही जैसी संरचना दिखाई देती है। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कई बार वो दूध को बाहर निकाल देते हैं। मुंह से दूध को बाहर निकालने के बाद वो दही के समान फटी हुई संरचना दिखाई देती है। इसका मतलब वहाँ पे किसने कार्य किया? रेनिन ने वहाँ पे क्रिया की। तो रेनिन जो होता है शिशु अवस्था में सक्रिय होता है, और क्या इसका कार्य क्या होता है? दूध को दही जैसी अवस्था में बदल देता है, या उसका क्या कर देता है? पाचन कर देता है। लेकिन वयस्क अवस्था के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता, अर्थात ये निष्क्रिय हो जाता है, तो इसका किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता। इसको आप चाहो तो नोट्स की लाइन के तौर पर लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट यहाँ पे एक बना रखा है, तो नोट्स में से आपको ग्रुप में भेजा जा चुका है, तो आप इस चार्ट के द्वारा आप उन नोट्स को आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब रेनिन जो है वो कैसीन के ऊपर क्रिया करता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है? कैसीन के ऊपर क्रिया करता है। सवाल उठता है कि कैसीन क्या है? कैसीन एक प्रकार का घुलनशील दुग्ध प्रोटीन है। आगे बात समझ में, कैसीन क्या है? कैसीन एक प्रकार का घुलनशील दुग्ध प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखिए इस रेनिन की उपस्थिति में कैसीन क्या होता है? रेनिन की उपस्थिति में जो कैसिनोजन होता है, अब कैसिनोजन खुद क्या होता है? अब कैसिनोजन वास्तव में क्या? घुलनशील दुग्ध प्रोटीन है। लेकिन अब ये क्या कर देता है? जैसे ही रेनिन की इस कैसिन के ऊपर हम रेनिन की क्रिया करवाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कैसिनोजन है, इस पर हमने क्या किया? रेनिन की क्रिया करवाई, तो बाद में कैसिन में बदला। ठीक है, कैसिन अभी क्या था? घुलनशील प्रोटीन था। फिर रेनिन की क्रिया करवाई कैल्शियम के साथ में, तो अब ये देखिए कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल गया। किस में बदल गया? कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल गया। और कैल्शियम पैराकैसिनेट क्या कंडीशन है? अघुलनशील दुग्ध प्रोटीन। तो हम ये बात कर सकते हैं कैसिनोजन के ऊपर जब रेनिन क्रिया करता है तो वह अघुलनशील दुग्ध प्रोटीन कौन सी? पैराकैसिनेट में बदल जाता है। आगे बात समझ कि जब रेनिन की उपस्थिति में कैसिनोजन पर क्रिया करवाते हैं तो वह अघुलनशील पैराकैसिनेट में बदल जाता है, जबकि कैसिनोजन या कैसिन था वो खुद क्या था? घुलनशील दुग्ध प्रोटीन था। यहाँ पे देख सकते हो कैसिन क्या है? घुलनशील या विलयशील प्रोटीन था। इस पर हमने क्या किया? रेनिन की क्रिया करवाई कैल्शियम के साथ, तो ये कैल्शियम पैराकैसिनेट हो गया और अघुलनशील दुग्ध प्रोटीन का निर्माण करता है। और इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? दही के समान अवस्था। तो जो दूध था वह क्या हो गया? दही के समान हो जाता है। बाद में पेप्सिन की क्रिया होती है और उसका और अंत में जाकर ये क्या हो जाता है? प्रोटीओजेज में टूट जाता है। हम जानते हैं कि प्रोटीओजेज क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन ही तो होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है, प्रोटीन पहले प्रोटीओजेज में बदलता है, उसके बाद में किसका निर्माण होता है? पेप्टाइड या अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। एक बार वापस शॉर्ट में समझ लीजिए।
प्रोरेनिन जो होता है इसको हम दुग्ध प्रोटीन पाचक एंजाइम भी कहते हैं। अब रेनिन जो होता है शिशु अवस्था में सक्रिय होता है और वयस्क अवस्था में निष्क्रिय होता है। इसका कार्य क्या होता है? दूध को दही समान संरचना में बदल देना या दूध का दही जैसी अवस्था में बदल कर उसका क्या कर देना? पाचन कर देता। अब रेनिन जब क्रिया करता है केसिन पर, ये देखो रेनिन ने किया रेनिन ने केसिन पर क्रिया की, तो केसिन खुद क्या था? घुलनशील दुग्ध प्रोटीन था, तो हमने लिख दिया केसिन क्या है? घुलनशील दुग्ध प्रोटीन है। उसके बाद में कैल्शियम भी साथ में क्रिया करवाते हैं, तो किस में बदल जाता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट। तो आप देख सकते हो जो कैसिनोजन था वो अब क्या हो गया? अघुलनशील पैराकेसिनेट, अर्थात जो घुलनशील प्रोटीन थी वह अब क्या हो गई? अघुलनशील दुग्ध प्रोटीन के अंदर बदल गई, और इस कंडीशन जो होती है वो दही के समान अवस्था हो जाती है। अंत में इसका और पाचन होता है और पेप्सिन के द्वारा लास्ट में प्रोटियोजेज में बदल जाता है। इस पैराकेसिनेट में क्या होता है? दूध फट जाता है और बाद में इसका आमाशय के अंदर पाचन हो जाता है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में जठरीय लाइपेज जो आपका लास्ट टॉपिक है आज का वो कंप्लीट करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लिए अंतिम जो भाग है तीसरा जो है वह है जठरीय लाइपेज, जिसको हम गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। जो लाइपेज नाम से स्पष्ट है ये क्या है? वसा का पाचन करता है। तो ये एक बहुत ही कमजोर प्रकार का है एंजाइम है जो क्या करता है? वसा का बहुत कम मात्रा के अंदर उसका पाचन कर पाता है। तो आमाशय के अंदर वसा का पाचन कम होता है, प्रोटीन का पाचन यहाँ पे अधिक होता है। तो ये क्या करता है? वसा का पाचन करके वसा को ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल में तोड़ देता है। तो ये देखिए वसा है, वसा को लाइपेज एंजाइम क्या करता है? जठरीय लाइपेज या वसीय लाइपेज क्या करता है? उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो ये एक बार का ये भी आपका कंप्लीट हुआ। लास्ट में शॉर्ट में हम वापस बात कर लेते हैं कि प्रोटीन का जो सर्वाधिक, अब पूरी बात कर लेते हैं आमाशय के बारे में। तो भोजन का जो प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन होता है, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? आमाशय के अंदर होता है। इसी प्रकार मुख गुहा में जो भोजन का पाचन हुआ उसके पश्चात हमने उस भोजन को निवाला या बोलस कहा था। ठीक है, अब ये भोजन जब आमाशय के अंदर आ जाता है, आमाशय के अंदर एसिड उस पर पेप्सिनोजन आदि उस पर क्रिया करते हैं, तत्पश्चात वो लई समान एक संरचना के अंदर बन जाता है। लई मतलब चिपचिपी एक टाइप का भोजन बन जाता है। उस पचित भोजन को हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो मुख गुहा के भोजन को हमने क्या कहा था? बोलस या क्या कहा था? उसको निवाला कहा था। ठीक है, इसी प्रकार आमाशय में जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो इस प्रकार से मुख गुहा के बाद हमने जो आमाशय में पाचन होता है वो कंप्लीट किया। अगली क्लास के अंदर हम छोटी आंत में जो पाचन होता है उसको कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको सब समझ में आएगा। धन्यवाद।